अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। आवाज क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, जो अब आपका कमिंग लेक्चर होगा ना, आज है ट्यूसडे, तो फ्राइडे को आपका लेक्चर होगा जो, तो उसके अंदर आपका मैंने क्विज रखा है। स्टार्ट मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बी प्रिपेयर्ड, और अभी आपके पास है 3-4 दिन, तो शुरू के जो 6 लेक्चर्स हैं उसमें से मैं सिर्फ एमसीक्यूज दूंगी। एलएमएस के ऊपर ही आपने उसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज 10% आपकी वेटेज है उसकी, और शुरू के 6 लेक्चर्स जो है ना, वो आपकी सिर्फ एमसीक्यूज भेजूंगी। 20 से 25 में एमसीक्यूज दूंगी। ठीक हो गया? तो वो आप लोग प्रिपेयर कर लेना, और होंगे एलएमएस के ऊपर ही, टाइम कम होगा तो इसलिए जो है ना जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करना फ्राइडे को सुबह इसी स्लॉट में। ठीक है? तो वो टाइम मैंने इसी स्लॉट का रखा हुआ, तो इसलिए जो है ना उसमें आना, और सिर्फ अपना फिर बाद में कोई बहाने ना लगाना कि मेरा ये नहीं हो रहा था, मेरा वो नहीं हो रहा। क्विज के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए अपना नेट और प्रिपेयर रखा करो, और नहीं होता तो कहीं से अरेंज किया करो, कुछ भी है। लेकिन एग्जाम के लिए बहाने नहीं, क्लास के लिए चलो हो जाता होता है, लेकिन एग्जाम के लिए इस तरह वहाँ पे नेट अरेंज करो, अपनी लाइट का प्रॉपर वहाँ पे, जहाँ पता है कि अगर लाइट जाती है इस टाइम पे तो कुछ और अरेंजमेंट करके रखो। ठीक है? तो एग्जाम के लिए नो एक्सक्यूज। ठीक है? अच्छा, आज हमारा मेमोग्राफी के टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पहले एक्सरेज, एक्सरेज का सारा पढ़ लिया, देन हम मेमोग्राफी की तरफ आए। मेमोग्राफी में हम लोगों ने उसके इक्विपमेंट पढ़ लिए, उसके उससे रिलेटेड, उसके फिर डेडिकेटेड आपको पता है ब्रेस्ट इमेजिंग है, ब्रेस्ट की एनाटमी पढ़ ली थी। ठीक है? इक्विपमेंट के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। आज है उसके क्लिनिकल, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग मेमोग्राफी के ऊपर किस किस तरह का लीजन हमें नजर आता है, और वो लीजन एक तो हम लोगों को उसकी अपेयरेंस कैसी होती है कि हम लोग कह सकें कि इस लीजन को हम ये कहते हैं, और वो जो अपेयरेंस है वो जो उसकी क्या कह सकते हैं, रेडियो पे होते हैं या रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। ठीक है? अल्ट्रासाउंड पे तो हम एकोजेनिसिटीज को रेफर कर रहे होते हैं ना, कि दीज आर एकोजेनिक, दीज आर हाइपोइक्विक, दीज आर एनइक्विक। ठीक है? उनके अपेयरेंस को देखते हुए। लेकिन जो एक्सरेज या रेडियोग्राफी के अंदर हम लोग को कोई भी लीजन्स को देखना होता है, उन लीजन्स को हम लोग अकॉर्डिंग टू के वो रेडियोग्राफी अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी हम लोगों ने उनको नेम, या तो रेडियो ओपेक होते हैं, दे आर वाइट, दे रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, दे आर ब्लैक। ठीक है? फिर उसके बाद मिक्स्ड होते हैं कुछ, उसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको सॉलिड स्ट्रक्चर वाइट और ब्लैक दोनों मिल सकते हैं। ठीक है? वो मिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं हर लीजन की, वो शेप्स अकॉर्डिंगली हम लोग फिर आज जो है ना लीजन्स को हम लोगों ने पढ़ना है क्लिनिकली, कि वो लीजन्स हमें नजर कैसे आते हैं, उनके कलर कैसा होता है, और वो इस तरह के अगर लीजन नजर आ रहे हैं तो वो किस प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं, वो क्या चीज हो सकती है जिसकी अपेयरेंस इस तरह की है। ठीक है? ये क्लिनिकल। और लास्ट में हम लोगों ने रिपोर्टिंग पैटर्न जो बायरेट्स मैंने आपको बताया था, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायरेट्स को आज हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है? ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम इसको कहते हैं। ठीक है? उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो हम लोग इमेजिंग करते हैं ब्रेस्ट की, और जब उसको रिपोर्ट करते हैं, तभी आपने देखा हो कि अगर ब्रेस्ट की अल्ट्रासाउंड या फिर मेमोग्राफी की जाती है तो उसको रिपोर्ट बायरेट में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का हुआ स्कैन, उसके बाद रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ लिखा होगा प्रोबेबली जो है ना बायरेट 2। ठीक है? बायरेट 3, बायरेट 4, इसको रिपोर्ट किया। वो बायरेट्स जो है वो 6 तक होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे कि बायरेट 1 किसे कहते हैं, 2 किसे कहते हैं, एंड 6 किसे कहते हैं। ठीक है? क्लिनिकली आज हम लोगों ने सारा लीजन्स को पढ़ना है, मेमोग्राफी के लिए क्या चीजें हमें मिलती हैं वो चीजें हम लोगों ने पढ़नी है आज। ठीक है? अच्छा, स्टार्ट करते हैं वही चीज दोबारा से फर्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज मेमोग्राफी? इट्स एक्सरे बेस्ड इमेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट यूजिंग डेडिकेटेड इक्विपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन। बार बार वही चीजें यूज हो रही हैं कि हमारी सोर्स क्या है, दे आर एक्सरे बेस्ड और डेडिकेटेड ब्रेस्ट इमेजिंग एंड मेमोग्राफी जो है। ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज हो रहा है, स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर हम लोग किस तरह उसके ऊपर कंप्रेशन डिवाइस यूज हो रही है, नीचे जो है वो किस तरह उसकी स्क्रीन फिल्म के सिर्स यहाँ पे यूज हो रही है, वो कैसे डिजाइन की जाती है, वो हम लोग इक्विपमेंट के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं।
बट व्हाट इज मैमोग्राफी? सिंपल टू वर्ड डेफिनेशन है, एक्सरे बेस्ड इमेजिंग एंड डेडिकेटेड ब्रेस्ट इमेजिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ गई इंडिकेशंस। व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर मैमोग्राफी? अब मैंने आपको बताया था कि मैमोग्राफी जो है वो एक्सरे बेस्ड है, एक्सरेज यूज हो रहे हैं, उसके अंदर सोर्स यूज हो रही है, आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज हो रही हैं। एक तो हम लोगों ने उसको एज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि हमने किस एज ग्रुप में मैमोग्राफी करनी है और किस एज ग्रुप में हमने अल्ट्रासाउंड करना है। ठीक है, अब ये आयनाइजिंग रेडिएशन है। ठीक, आयनाइजिंग रेडिएशन हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने यंगर पेशेंट के अंदर अवॉइड करनी होती है कि उनसे कम हम लोग उनको डोज दें। अगर बहुत ऐसा कोई इमरजेंसी केस आ गया जिसके अंदर हमें मैमोग्राफी करनी पड़ गई है, ठीक है, उसके अंदर हम देंगे। अदरवाइज हमने क्या करना है कि यंगर एजेस के अंदर अवॉइड करना आयनाइजिंग रेडिएशन को। ठीक है, इसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ क्या वजह थी, और आयनाइजिंग रेडिएशंस क्यों हम लोग जो है यंगर एजेस के अंदर कोशिश करते हैं कि उनको कम से कम डोज दें। ठीक है, बट मेमोग्राफी की क्या इंडिकेशंस हैं, किस एज ग्रुप में हम लोगों ने मेमोग्राफी करनी है? नंबर 1, स्क्रीनिंग एसिम्प्टोमेटिक वुमेन। अब कोई कंप्लेन नहीं है, 50 प्लस की एज है, ठीक है, 50 प्लस की एज में मैंने जिस तरह बताया था कि चांसेस हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा। ठीक है, रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो मीनोपॉजल स्टेज जो होती है ना उसमें वो जो होती है ना कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर तो सिम्टोमेटिक है देन तो हम लोगों ने क्लियरली करना ही करना है, उसका मेमोग्राफी करनी है क्योंकि वो सिम्टम्स के साथ है। ठीक है, मेमोग्राफी। लेकिन एसिम्टोमेटिक भी पेशेंट है और एज उसकी हो गई है 50, देन तो हम उसकी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करते हैं। ठीक है, ये एक नंबर 1 इंडिकेशन हो गई। लेकिन यंगर पेशेंट में जिस तरह मैंने बताया था कि कोई पेशेंट जो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी की जाती है फॉर द एसिम्टोमेटिक वो अल्ट्रासाउंड होती है। ठीक है, जो यंग ग्रुप जितना है उसके अंदर हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर अल्ट्रासाउंड करते हैं। स्क्रीनिंग की बात कर रही हूँ, जो हमारे सिम्टोमेटिक होंगे उसके लिए तो ऑब्वियसली वो फिर हम डेडिकेटेड वही करेंगे। स्क्रीनिंग है, एसिम्टोमेटिक है और एज 50 है, मेमोग्राफी। देन स्क्रीनिंग एसिम्टोमेटिक वुमेन एज 35 years and over who have a high risk of developing breast cancer। ठीक है, 50 पे तो कोई रिस्क पे है नहीं है, कुछ भी है, 50 की एज में तो हम लोगों ने स्क्रीनिंग करनी ही करनी है और उसकी मेमोग्राफी होगी। ठीक है, 35 की एज जो कि रिस्क पे है उन पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेमोग्राफी ही करेंगे। और रिस्क फैक्टर कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े थे कि एज रिलेटेड है, फैमिली हिस्ट्री है, हार्मोनल चेंजेस हैं, वो सारी हम लोगों ने लिस्ट एक पढ़ी थी जिसके अंदर हमारे पास रिस्क फैक्टर्स थे हु आर एट द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, women who have one or more first degree relatives who have been diagnosed with the pre-menopausal breast cancer। ठीक है, अब हमने मीनोपॉजल स्टेज 50 की जो एज होती है वो तो हमने बता दिया, कंफर्म है कि हमारे एसिम्प्टोमेटिक स्क्रीनिंग में आता है, इस एज ग्रुप में आता है फॉर द इंडिकेशन फॉर द मेमोग्राफी। ठीक है, बट हमारे पास प्री मीनोपॉजल जो एज है उसके अंदर भी हाई रिस्क वाले जो है वो इंडिकेटेड है फॉर द ब्रेस्ट मेमोग्राफी। वुमेन विद हिस्टोलॉजिकल रिस्क फैक्टर फाउंड एट प्रीवियस सर्जरी या एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हम लोगों की वो करवानी होती है कि उनका चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है और हम लोगों ने उसको फॉलो अप पे रखा हुआ है। कुछ अरसे बाद हम लोग उसको मेमोग्राफी करवा रहे होते हैं। अगर जो फॉलो अप वाले पेशेंट हैं जिस तरह पहले उसकी कोई प्रीवियसली कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, उसका कोई एक लोब जो है वो रिमूव हुआ है या पूरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ है या कोई एक बीच में स्ट्रक्चर जो है उसकी कोई सर्जरी हुई है तो उसको हम फॉलो अप पे रखते हैं। उसकी भी जो मेमोग्राफी है वो रूटीनली फिर की जाती है टाइम टू टाइम फॉर द फॉलो अप। ठीक है, देन हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सिम्टोमेटिक वुमेन। अब अगर वो तो हो गए हमारे पास एसिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग वाले। अब जो सिम्टम वाले हैं उनको तो इन्वेस्टिगेट करना ही करना है। ठीक है, 35 की एज में हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद द ब्रेस्ट लम्प या उसके पास और कोई इस तरह की हिस्ट्री है, इस कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, कोई निपल डिस्चार्ज है, कोई डिस्टॉर्शन है, उसके चेंजेस हुई है, स्किन की फोल्डिंग हुई है, लम्प फील हो रहा है, ये सारी जो है ना ये सिम्टोमेटिक है और एज 35 में कंफर्म हम लोग मेमोग्राफी करेंगे। ठीक है, सर्वेलेंस ऑफ द ब्रेस्ट फॉलोइंग लोकल एक्सीजन ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सस्पिशियस ब्रेस्ट लम्प इन अ मैन। ठीक है, मैन में भी हम लोगों ने कुछ पढ़े थे कि वो अगर कोई क्या कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं 60 प्लस की एज में, अगर उन्हें भी कोई लंप फील हो रहा है उनकी भी हम लोग मेमोग्राफी करेंगे फॉर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये दो नॉर्मल व्यूज है। नॉर्मल व्यूज जो हम लोग नॉर्मली करते थे जो मैंने आपको बताए थे, एक हो गया सीसी दैट इज द क्रेनियोकॉर्डल व्यू
बिल्कुल राउंड हम लोग को नजर आ रहा है। एंड द सेकंड वन इज द एमएलओ मीडियोलेटरल ऑब्लिक, जिसके अंदर हमें एक्सिला भी नजर आ रहा है। क्लियर है दोनों इमेज? अगर मैं ये पूछती हूँ तो यू शुड नो व्हाट आर दीज इमेजेस, ठीक है। वन इज द सीसी एंड अदर वन इज द एमएलओ व्यू, ठीक है। दीज आर द नॉर्मल व्यूज जो कि हम लोगों ने लेने ही लेने हैं। जो एडिशनल व्यू है वो तो मैंने जो लिस्ट बताई थी वो, लेकिन जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं ये दो व्यूज तो हम लोगों ने कंफर्म लेने ही लेने हैं, ठीक है, फॉर द ब्रेस्ट इमेजिंग। अब ये दो क्या है? दिस वन इज द मैग्निफिकेशन व्यू, जिसमें हम लोगों ने इसको मैग्नीफाई किया हुआ है, ठीक है। ये देख लो, एक हिस्से को हम लोग देख रहे हैं, पूरा ब्रेस्ट नजर नहीं आ रहा, हमने मैग्नीफाई करके एक एरिया को देख रहा है। दिस इज द मैग्निफिकेशन व्यू, ठीक है। अब ये देखो, इसके अंदर हमें ग्रैंडुलर टिश्यू ज्यादा मिल रहा है, तो ये कौन सा ब्रेस्ट है? वाइट स्ट्रक्चर ज्यादा है ना, ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा हमारे पास इसके अंदर है। ये बताएगा? मैम आपने मैम बताया था रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। आवाज नहीं आई मुझे। मैम रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, फैट्स कम होते हैं अबव। रिप्रोडक्टिव एज बिल्कुल ठीक है। आपके जो यंगर एजेस हैं, रिप्रोडक्टिव एज है, उसके अंदर हमारे पास जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो ज्यादा होता है, ठीक है। जो यंग पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये डेंस ब्रेस्ट है, ठीक है। डेंस ब्रेस्ट जो होता है उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा होता है, तो यहाँ इसको डेंस ब्रेस्ट कह लो। एज रिलेटेड से अगर कंपेयर करें तो हम लोग इसको कह सकते हैं यंगर पेशेंट हैविंग द डेंस ब्रेस्ट, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा है, कुछ भी कह लो इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर वाइट कंटेंट ज्यादा है, दैट मींस दे आर डेंस एंड दे आर ग्लैंडुलर टिश्यूज, ठीक है। अब इसके अंदर कंपैरेटिव टू द लास्ट स्लाइड, इसके अंदर जो है ग्लैंडुलर टिश्यू थोड़ा कम है, ठीक है। ये अब एज आ गई है 35 प्लस की एज आ गई है, ठीक है। इसमें जो ब्लैक ब्लैक एरिया है दैट इज द फैट, ठीक है। फैट अब ज्यादा आना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, वाइट स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे 50 की एज होती है उसके अंदर देख रहे हो ये बिल्कुल डेंस ब्रेस्ट नहीं रहा है, अब ये फैट ज्यादा आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास प्लस 50 या 50 प्लस की एज में ये ऐसा ब्रेस्ट हो जाता है जिसके अंदर फैट ज्यादा हो जाएगी, ग्लैंडुलर टिश्यू बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों इमेजेस क्लियर होगी, बिल्कुल वाइट डेंस ब्रेस्ट, देन हमारे पास 35 की एज में आ गए, इसमें हमें फैट भी नजर आ रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यू भी नजर आ रहे हैं। देन हमारे पास जो है एट द एज ऑफ 50 जो हमारे पास है वो फैट ज्यादा है और ग्लैंडुलर टिश्यू कम हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द एबनॉर्मल साइंस ऑन मैमोग्राफी, जो कि हम अभी देखेंगे कि लीजन्स अभी नॉर्मली तो हमें ऐसे नजर आ रहे हैं, लीजन्स अगर नजर आ रहे हैं तो वो किस तरह के नजर आ रहे हैं। नंबर वन, या तो वो हमारे पास स्पिक्यूलेटेड मैस की अपीयरेंस दे सकता है, उसके अंदर हमारे पास जो उसका बॉर्डर है वो हमारे स्पाइक्स जैसे बनते हैं, स्टार होता है ना, उसके अंदर स्पाइक्स बन सकते हैं जिनको, उस मैस को हम कहते हैं स्पिक्यूलेटेड मैस। और वो कौन कौन से मैस हो सकते हैं वो हम आगे स्लाइड में पढ़ते हैं। इसके अलावा और मेमोग्राफी के हमारे पास मेमोग्राफी के ऊपर क्या क्या नजर आ सकता है। नंबर वन इज द स्पिक्यूलेटेड मैस, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन, ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड मैस। ये मैस हमारे पास तीन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या रेडियोल्यूसेंट जो कि ब्लैक नजर आता है एक मैस, मिक्स डेंसिटी जिसके अंदर ब्लैक व्हाइट दोनों होगा, रेडियो ओपेक जो कि बिल्कुल व्हाइट नजर आएगा, ठीक है। देन हमारे पास मेमोग्राफी पे हम कैल्सिफिकेशंस को पिक कर सकते हैं, लिम्फ नोड्स अगर वहां पे स्वेलन है, ठीक है, वो हमें नजर आ सकते हैं। स्किन की अगर कोई लीजन है तो वो हमें मेमोग्राफी के ऊपर नजर आ सकती है। सो दीज आर द एबनॉर्मल साइंस दैट कैन बी डिटेक्टेड इजीली ऑन द मेमोग्राफ, ठीक है। नंबर वन आ गया स्पिक्यूलेटेड मैस। अब ये स्पिक्यूलेटेड मैस जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि दे आर हैविंग अ स्पाइक्स जिनके बॉर्डर जो है वो इरेगुलर होते हैं, वो या तो हमारे पास इन्वेसिव कार्सिनोमा हो सकता है दैट आर इन्वेडिंग इन द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वो अपने बॉर्डर जो है वो इन्वेड कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो स्पाइक्स जैसी अपीयरेंस दे रही होती है। सो दीज आर द इन्वेसिव कार्सिनोमा। या फिर हमारे पास कुछ ऐसे भी कार्सिनोमाज हैं जिनका बॉर्डर तो इरेगुलर है बट दे आर नॉन इन्वेसिव, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोसिंग लीजन या रेडियल स्कार। इसमें क्या होता है कि वो अपीयरेंस ऐसे दे रहा होता है